अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी बैलेंसी, उप सहसंयोजी संख्या या द्वितीयक संयोजकता। तो ये क्या होता है? तो देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स लें और उस कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन और लिगैंड्स, इनके बीच में जितने भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बने हैं वही क्या है? मेटल आयन की सेकेंडरी बैलेंसी। समझ गए ना? कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगैंड के बीच में जितने भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनते हैं वही उसकी क्या कहलाती है बच्चों? सेकेंडरी बैलेंसी। अगर मोनोडेंटेट लिगैंड्स जुड़े हैं तो जितने मोनोडेंटेट लिगैंड्स हैं जस्ट उनके नंबर के बराबर ही मेटल आयन की सेकेंडरी बैलेंसी होगी। अगर बाइडेंटेट लिगैंड्स जुड़े हैं तो जितने लिगैंड्स जुड़े हैं उसके जस्ट डबल मेटल आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इसी तरह से आगे चलते हैं। ये जो होती है सेकेंडरी बैलेंसी, ये लिगैंड्स से सेटिस्फाइड होती है। ओके, तो यहां पर लिखा है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed with metal atom by the ligands is called coordination numbers। समझ गए बच्चों कि लिगैंड्स से और मेटल आयन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बने हैं उनका नंबर ही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। इट्स वैल्यू इक्वल्स टू द नंबर ऑफ अटैच्ड मोनोडेंटेट लिगैंड्स। अगर मोनोडेंटेट लिगैंड्स है चाहे सेम टाइप के डिफरेंट टाइप्स के, तो वो जितने जुड़े हैं उसके बराबर ही होगी है। और अगर बाइडेंटेट जुड़े हैं तो उसका डबल हो जाती है, ट्वाइस दैट ऑफ बाइडेंटेट लिगैंड। समझ गए बच्चों कि धातु में या संकुल में धातु आयन से लिगैंड द्वारा बनाए गए कुल सहसंयोजी बंधों की संख्या ही क्या है? उप सहसंयोजी संख्या। इसका जो मान होगा वो धातु आयन से जुड़े कुल एक दंतुक लिगैंड की संख्या के बराबर या द्विदंतुक लिगैंड की संख्या से 2 गुना होगी। देखो यहाँ पर जैसे AgCN होल ट्वाइस, तो ये जो नंबर लिखा है सीधा यही है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि यहाँ पर ये मोनोडेंटेट लिगैंड जुड़ा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ag कितना हो गया? 2। NiCN होल 4 2 माइनस में तो साइनाइड्स कितने जुड़े हैं? 4। तो निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा है लिगैंड 5 जुड़े हैं, तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 5। NH3 कितने जुड़े हैं? 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। En, अब यहाँ पर ये जो En है अभी हमने लिगैंड्स में देखा है, ये बाइडेंटेट लिगैंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 3 है तो इसका डबल लेंगे। EDTA अपने आप में कौन सा संकुल होता है बच्चों? हेक्साडेंटेट। अकेला एक जुड़ जाए तो मेटल आयन के 6 कोऑर्डिनेशन को पूरा करता है, तो यहाँ पर Mg का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए अच्छी तरह से। अब हम आते हैं प्राइमरी बैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। तो प्राइमरी बैलेंसी और हम इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। तो ये होता क्या है? तो सीधा सा है कि कोई भी सॉल्ट ले लो आप, चाहे वो सिंपल सॉल्ट हो, डबल सॉल्ट हो, चाहे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो, इसमें मेटल आयन कोई ना कोई चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज। तो वही चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल आयन, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर और प्राइमरी वैलेंसी। इट इज सेटिस्फाइड ओनली बाय एनाइंस, चाहे वो एनाइंस लिगैंड्स के फॉर्म में जुड़े हो चाहे काउंटर आयन के फॉर्म में। तो देखो, चार्ज ऑफ मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनाइन। अब वो लिगैंड्स के फॉर्म में हो सकते हैं या काउंटर आयन के फॉर्म में हो सकते हैं। अभी हम एग्जांपल से देखते हैं। तो देखो यहाँ पर तो संकुल में धातु आयन का आवेश ही उसकी क्या है बच्चों? प्राथमिक संयोजकता। जो ऋणावेशित आयन चाहे वो लिगैंड हो या काउंटर आयन, अभी मैं बताऊंगा काउंटर आयन क्या कहलाते हैं, से संतृप्त होती है। जैसे यहाँ पर देखें कि मेटल आयन की कोऑर्डिनेशन चार्ज कितना है? 3+। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना है तो यहाँ पर ये जो चार्ज लगा है एक्चुअली यही क्या होगी? प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट। क्यों है? क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड है, इसके जुड़ने से मेटल आयन के पॉजिटिव चार्ज में कोई बैलेंसिंग नहीं होगी, तो ये चार्ज है। अगर हम Ni2+ की बात करें तो NiCN होल 4 2 माइनस चार्ज लगा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में निकल का कितना? 2+, मींस 2+ जो है सेटिस्फाइड, समझ गए ना बच्चों? सेटिस्फाइड बाय, ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज ऑफ क्लोराइड आयन। तो 2 नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो गए, 2 बच गए। ओके, तो इस तरह से आपने देखा ये है प्राइमरी बैलेंसी। कैसे कैलकुलेट करें किसी कॉम्प्लेक्स को देखकर, मैं वो भी आपको बताता हूं, पहले हम तक नोट करें।
अब देखो बच्चों यहां पर आ जाते हैं, जैसे CONH3 तो यहां पर जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ओके, इस सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट सेटिस्फाइड बाय 6 अमोनिया, यहां पर ये सेकेंडरी वैलेंसी है जो कि टोटली किससे सेटिस्फाइड है, अमोनिया से, और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड बाय 3 क्लोराइड माइनस आयन। ये जो आयंस हैं इनको बोलते हैं बच्चों क्या, काउंटर आयन। ध्यान रखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयंस हैं जो केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को बैलेंसिंग के लिए लगाए जाते हैं वो है काउंटर आयन, और ये अंदर जो है ये है लिगैंड। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 क्लोराइड आयनों से मींस काउंटर आयंस से सेटिस्फाइड है। यहां चले जाएं तो यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी 3 तो अमोनिया और 3 किससे, क्लोराइड से सेटिस्फाइड है, जबकि इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 क्लोराइड से सेटिस्फाइड है जो किस फॉर्म में है, लिगेंड्स के फॉर्म में। तो प्राइमरी वैलेंसी काउंटर आयन से भी सेटिस्फाइड हो सकती है और लिगेंड से, बट होने चाहिए नेगेटिव चार्ज, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी के लिए, प्राइमरी के लिए तो केवल नेगेटिव आयंस चाहिए, चाहे वो लिगेंड्स के फॉर्म में हो चाहे काउंटर आयन, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी का सैचुरेशन चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, वो लिगेंड्स के फॉर्म में होने चाहिए तभी सेटिस्फाइड होगा। वर्नर थ्योरी में भी यही बताया गया है। फिर आते हैं कैलकुलेशन कि प्राइमरी वैलेंसी का कैलकुलेशन कैसे करें। ये किसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ प्राइमरी वैलेंसी। तो देखो इतना सा ध्यान रखना है कि टोटल चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन एंड टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड्स। समझ गए बच्चों कि किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन का जो चार्ज होता है वो उसके सेंट्रल मेटल आयन के ऑक्सीडेशन नंबर मींस उसका पॉजिटिव चार्ज और जितने भी लिगेंड्स हैं उनके टोटल चार्ज, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे न्यूट्रल हो, उनके चार्ज का सम ही कॉम्प्लेक्स आयन का क्या है, चार्ज होता है। इसी के बेस पर हम सेंट्रल मेटल एटम का प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें वही रूल्स लगते हैं जो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में यूज करते हो। तो देखो FeCN6 तो यहां पर हम ये कहें कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe+6, यहां पर देखो 6 इंटू, ठीक है, चार्ज ऑफ साइनाइड, ठीक है, ये हो गया ना, इक्वल टू कितना रखेंगे, -4। ऑक्सीडेशन नंबर सपोज X है। हर एक साइनाइड आयन में -1 चार्ज होता है। जब आपको लिगेंड बताए हैं तो जो उनके ऊपर चार्ज लगे हैं तो लिगेंड आयन का चार्ज है इक्वल टू -4, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +2। मींस यहां पर जो आयरन है वो +2 स्टेट रखता है। और वैसे भी समझें कि 6 साइनाइड बनने के बाद, जुड़ने के बाद 4 माइनस बचे हुए हैं। हम जानते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन के चार्ज से सेटिस्फाइड होती है, तो 6 माइनस में से 4 माइनस बचे हैं। इसका मतलब है कि 2 माइनस और 2 प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर गए, तो मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहा होगा। ऐसे ही इसमें देखो आप CONH3 है, तो यहां पर हम देखेंगे कि X प्राइमरी वैलेंसी, अमोनिया 3 है, हर एक अमोनिया का चार्ज कितना होता है, 0। 2 क्लोराइड है, हर क्लोराइड का चार्ज होता है -1, एक नाइट्रो ग्रुप है -1। टोटल चार्ज सम कितना हो गया, 0, तो X कितना हो गया, +3। मींस यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3। और भी देख लो आप, सपोज आपके पास ये दे रखा है K4, ठीक है, FeCN6। अब इसमें निकालना है तो यहां पर ये कितने हैं, 4 +1 हो गई। K का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आता है, प्लस हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर X ले लें, और साइनाइड हर एक साइनाइड का -1 चार्ज होता है, ये कितना हो गया, 0। तो 4 + X -6 = 0, तो X कितना आ जाएगा, +2। तो यहाँ पर कितना होगा चार्ज, +2। तो इस तरह से आप प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक लिखें। अब देखो बच्चों नेक्स्ट आता है और ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उपसहसंयोजी मंडल। ओके, तो देखो जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है उस कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल और जो लिगेंड्स हैं
वो एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड होते हैं। इसी स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोला जाता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अपने आप में एक सिंगल यूनिट होती है, मींस सिंगल आयन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लिगेंड्स जुड़े हैं वो मेटल आयन से अलग नहीं होते, चाहे फ्लूइड स्टेट में ले लो चाहे सॉल्यूशन में। बट इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, आउटसाइड में कोई भी आयन है तो वो काउंटर आयन होगा और वही आयोनाइज्ड होके अलग होता है। तो सेंट्रल मेटल आयन और एटम एंड लिगेंड्स, समझ गए ना, दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट, मतलब ऐसे लिगेंड जो डायरेक्टली अटैच्ड है मेटल आयन से, आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट ही क्या कहलाता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट बिहेव्स एज अ सिंगल यूनिट चार्ज because ligands held tightly with metal ion and not ionized in any state, solution state or fused state। समझ गए ना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर अपने आप में एक सिंगल यूनिट चार्ज है या सिंगल यूनिट है। समझ गए बच्चों? क्योंकि लिगैंड बहुत ही टाइटली बॉन्डेड है, वो अलग नहीं होते। ऑल आयंस आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर आर कॉल्ड, ठीक है, काउंटर आयंस व्हिच आर आयोनाइज्ड इन फ्यूज्ड स्टेट और सॉल्यूशन। बट इनके बाहर जो ये आयंस हैं, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, ये काउंटर आयंस कहलाते हैं और यही आयोनाइज होके अलग होते हैं। समझ गए बच्चों कि संकुल आयन में लिगैंड और धातु आयन परमाणु एक वर्गाकार कोष्ठक में बंद रहते हैं, जिसे बोला जाता है उपसहसंयोजी मंडल। यह एक एकल इकाई के समान व्यवहार करता है, क्योंकि धातु आयन से जुड़े लिगैंड आयनित नहीं होते। इस मंडल के बाहर उपस्थित आयंस को क्या बोलते हैं? काउंटर आयन कहलाते हैं, जो गलित अवस्था में या विलयन में वियोजित होके अलग हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है, हम इसको आयोनाइज्ड करें तो के अलग होगा और ये है सब कॉम्प्लेक्स आयन। इस कॉम्प्लेक्स आयन में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यही हमारा क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इनको बोलेंगे काउंटर आयन और ये क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स आयन। जस्ट ऐसा ही यहाँ देखो, ये काउंटर आयन है और ये है कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है, ठीक है, या ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज है, अभी मैंने आपको बताया था कि चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसके बराबर होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड्स। जितने लिगेंड्स हैं उनके चार्ज को जोड़ दो और ऑक्सीडेशन नंबर मेटल आयन का ले लो, इसका सम ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर का क्या होगा? चार्ज। जैसे Fe(4) माइनस है तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट x हो गई, 6 लिगेंड है, पर लिगेंड में -1, टोटल चार्ज है -4, तो x की वैल्यू आ गई +2, मींस यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी हो गई? +2। तो यहां तक बात समझ गए होगे, आप इसे नोट करो। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ओके, तो ये होता क्या है? तो एक्चुअली में जो कॉम्प्लेक्स आयन है, उस कॉम्प्लेक्स आयन में जो लिगेंड्स होते हैं उनका स्पेशल अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये लिखा है द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। आप देखोगे सीधा है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। देखो लीनियर, तो लीनियर इस तरह का होगा जैसे कि आप AgCl होल ट्वाइस में देखते हैं, ठीक है। ट्राइगोनल हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर ले लें, ट्राइगोनल में आप देखोगे AuCN होल थ्राइस, इस तरह से हो सकता है। ओके, कि AuCN होल थ्राइस ट्राइगोनल हो गया। टेट्राहेड्रल, जिसमें आप देख रहे हैं किस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना दिखता है, जो कि आप CH4 में देखते हैं और आप इसमें देख सकते हैं ना, Cl(4) -2 में मिलता है। ओके, (2). स्क्वायर प्लेनर, इस तरह से स्क्वायर प्लेनर दिखता है ये वाला स्ट्रक्चर, आप देखोगे NiCN(4) -2 में मिल जाएगा इस तरह का स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल वाई पैरामिडल, ये दिख रहे हैं आप, ट्राइगोनल वाई पैरामिडल, एक पैरामिड ऊपर एक पैरामिड नीचे, ये आपको मिलेगा FeCO(5) में मिल जाएगा इस तरह का स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हैं 4 प्लेन में, एक ऊपर नीचे, आप देखेंगे FeCN(6)4-, चाहे कोई भी लिगेंड देख लो, अगर 6 जुड़े हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन देख लो, 6 लिगेंड जुड़े हैं तो हमेशा ये स्ट्रक्चर होगा। बट इनमें आपको विशेष हाइब्रिडाइजेशन का याद रखना होता है, वो हम VBT में पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आते हैं होमोलैप्टिक और हेप्टोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस।
तो देखो बच्चों, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस मींस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सारे लिगेंड्स एक समान होते हैं, मतलब एक ही वन टाइप का लिगेंड जुड़ा हो कॉम्प्लेक्स में, तो वो होमोलैप्टिक। और टू और मोर टाइप्स के जब लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स लाइन में हो तो वो कहलाता है हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस व्हिच हैव ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। एक ही लिगेंड के कई नंबर्स ऑफ लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, तो वो है होमो, और एक से ज्यादा लिगेंड्स आपको दिखते हैं तो वो है हेटेरोलैप्टिक। समझिए बच्चों, ऐसे सर्कल जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं होमोलैप्टिक, और जिसमें कई प्रकार के हैं हेटेरोलैप्टिक। जैसे ये लिखा है K4 FeCN6, तो ये क्या कहलाएगा? होमोलैप्टिक। ऐसे ही CO NH3 Cl3, तो ये भी क्या है? होमोलैप्टिक। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं 2 टाइप्स के लिगेंड्स दिख रहे हैं, तो ये क्या है? हेटेरोलैप्टिक। तो वन टाइप का लिगेंड हो कॉम्प्लेक्स में तो वो कहलाता है क्या? होमो। डिफरेंट टाइप्स के हो तो वो हेटेरो। यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, और ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो देखो, जो EAN है इसको प्रपोज किया था सिज्विक ने, और ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बताने के लिए बताया गया था। हालांकि इसके बहुत सारे लिमिटेशन हैं, बट हमें यहाँ पर देखना है होता क्या है। तो देखो, सेंट्रल मैट जो EAN है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये किसके लिए होता है? सेंट्रल मेटल आयन के लिए। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन है, जब वो कॉम्प्लेक्स स्टेट में है, मींस कॉम्प्लेक्स बना चुका है, तो उसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उसको लिगेंड्स से मिले हैं और उसके अपने जो रह गए थे आयनिक स्टेट में, उन सब का सम ही क्या कहलाता है बच्चों? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड EAN। समझ गए ना कि जब सेंट्रल मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बना चुका हो तो उस मेटल आयन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही उसका क्या कहलाता है बच्चों? EAN। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो समझ गए ना कि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन के पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाता है? उसका EAN। देखो, ये फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन, पहले से मेटल आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर या प्राइमरी वैलेंसी, जब वो कॉम्प्लेक्स बनाया तो उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जिसके कारण ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर मिला, तो इतने में से इतने निकल गए, प्लस अब मिले कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर मींस सेकेंडरी वैलेंसी। तो हर एक लिगेंड जब जुड़ता है और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है? सेंट्रल मेटल आयन को। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मिले, ये लूज हुए, ये इनिशियली थे, इन सब का ये फॉर्मूला बनता है। तो इसके बेस पर ही हम मेटल आयन का EAN निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में जब कॉम्प्लेक्स बन गया तो मेटल आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो इस फॉर्मूले से समझ गए बच्चों। केंद्रीय धातु आयन का परमाणु क्रमांक लें, माइनस ऑक्सीकरण अंक घटा दें, प्राथमिक संयोजकता मींस, और उसमें प्लस 2 इंटू उपसहसंयोजी संख्या द्वितीयक संयोजकता से इस तरह से जोड़ दें। अब सिज्विक ने ये कहा है कि अगर EAN ऑफ मेटल आयन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस ऑफ सेम पीरियड ऑफ इट, मतलब मेटल आयन जिस पीरियड का है उसी पीरियड के नोबल गैस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर अगर मेटल आयन का EAN आता है तो इससे बना हुआ कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। तो यही है अकॉर्डिंग टू सिज्विक, when EAN of metal ion is equals to atomic number of noble gas of same period of it, then complex will be stable, otherwise unstable। समझ गए बच्चों कि सिज्विक के अनुसार यदि धातु आयन का EAN अपने ही आवर्त के किसी निष्क्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर आ जाता है तो ऐसा संकुल क्या होगा? स्थायी होगा, अन्यथा अस्थायी होगा। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको। तो ये है EAN निकालने का। आपको क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, उसमें आपको EAN कैलकुलेट करना होता है मेटल आयन का। अब आपको फॉर्मूला पता है, एटॉमिक नंबर पता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, सेकेंडरी वैलेंसी, तो आप बहुत कैलकुलेट इजी कर सकते हैं। जैसे लिखा है CO NH3 6
Cl3, हमें इसका EAN कैलकुलेट करना है। तो हम यहां लिखेंगे EAN ऑफ CO इज इक्वल टू, तो देखो बच्चों यहां पर अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो कितना है 3, और यहां पर मतलब यहां पर प्राइमरी वैलेंसी जो है ये कितनी है 3, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बच्चों 6, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना होता है 27, तो आपने लिखा 27 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6, ये कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया बच्चों 12, तो कितना आ गया 36 जो है ये किसका एटॉमिक नंबर है क्रिप्टॉन, मींस ये जो कॉम्प्लेक्स हुआ कौन CONH3 होल 6Cl3 ये क्या हुआ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। बात समझ गए यहां तक एक। जस्ट ऐसा ही आपको लिखा है K4FeCN होल 6, तो यहां पर आप EN किसका निकालना है आपको Fe का, तो आपने लिखा यहां पर कितना होता है 26, इसकी प्राइमरी वैलेंसी देखोगे +2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 26 - 2 इंटू 6 ऐसा कर देंगे तो ये हो गया 24 + 12, तो यहाँ भी कितना आ गया 36, ये किसका है क्रिप्टॉन। जस्ट यहाँ आ जाओ K2Hg और ये है क्या I4, ओके। यहाँ पर Hg की +2 स्टेट है, एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों Hg का वो होता है कितना 80, ये क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब यहाँ पर जब हम EAN निकालेंगे किसका Hg का, तो देखो कितना आ जाएगा 80 - 2 + 2 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 78, ओके, और 2 इंटू तो ये ऐड कर दो आपके पास, तो ये कितना हो गया 8, तो 78 और 8 तो कितना हो गया 86, जो किसके बराबर आ गया रेडॉन के बराबर, ओके। इस तरह से आपने देखा ये है, तो अब आप इनके कैलकुलेट करके देखना K2PtCl होल 6, ओके, CuNH3 होल SO4, ओके, NiCN होल 4 2 माइनस NiCO होल 4 0, इसके अलावा K3FeCN होल 6, ओके, COEN होल थ्राइस Cl3। इस तरह के बहुत सारे कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे दिए जाएं, आपको उसमें उसका EAN निकालना है। अगर वो उसी पीरियड का जिस पीरियड का मेटल आयन है उसी में जो नोबल गैस आ रही है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर है तो वो स्टेबल है, ऊपर नीचे है तो अनस्टेबल। लेकिन हालांकि ये रूल हर एक कॉम्प्लेक्स में फॉलो नहीं होता। K3FeCN6 K4FeCN6 पे बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो EAN एक वैल्यू है जो जनरल एक स्टेबिलिटी से दी गई थी, लेकिन सब पे फॉलो नहीं होता। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो EAN निकाल के बता देना है कि मेटल आयन का ये EAN है। EAN निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी सब आना चाहिए, तभी आप ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स जो कि कार्बोनाइल ग्रुप से बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल दिया गया है। हम उसको कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। उसमें कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड यूनिन्यूक्लियर होगा, कौन बाई न्यूक्लियर होगा, कौन स्टेबल होगा, ओके, इसको हम पूरा कार्बोनाइल कंपाउंड में यूज करके देखेंगे। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और भी मैं दे देता हूं FeCO, ठीक है, होल 5, इसका निकाल के देखना VCO होल 6 1 माइनस CrCO होल 6 0, इन सब के EAN निकाल के देखोगे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो यहां तक हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में जो एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड थी उसको कंप्लीट डिस्कस किया है कि जब हम कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर, उसकी प्रिपरेशन, उनसे रिलेटेड थ्योरीज जो पढ़ेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होगी। तो इसको आप अच्छी तरह से समझें तो आपको आगे का चैप्टर कॉम्प्लेक्स का पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे वर्नर की थ्योरी और IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।